बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूशी पढ़ लें। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने वेरिएंस के चैप्टर में मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस के ऊपर बात की थी और हमने मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का जो है वो कंसेप्ट सारा पढ़ लिया था। ठीक है, एक पास पेपर कर लेते हैं ताकि हमारा वेरिएंस का टॉपिक आज जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर हमारा लास्ट चैप्टर रह जाएगा जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग रह जाएगा एंड कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन ये रह जाएगा। ये दोनों इस सेम ही है, दोनों में डबल एंट्रीज ही हैं। तो लास्ट में इंशाल्लाह फिर हम डबल एंट्रीज करके अपने CMA के कोर्स को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे। मे बी द सेकंड नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सेकंड लास्ट क्लास है, वेरिएंस की लास्ट क्लास है। ठीक है, पास पेपर क्वेश्चन देख लेते हैं मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का। रिसेंट अटेम्प्ट में आया है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं जरा। स्प्रिंग 25 का क्वेश्चन है पैंथर लिमिटेड वाला, ये डिस्कस कर लेते हैं जरा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं जनाब और सॉल्व करते हैं। पैंथर लिमिटेड इज इंगेज इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल। तो पैंथर लिमिटेड क्या करता है, वो केमिकल को बनाकर बेचता है। बिलो इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट पैंथर प्रीमियम। तो पैंथर प्रीमियम के नाम से उसकी एक प्रोडक्ट है फॉर द मंथ ऑफ Feb 25। तो 1 मंथ का डेटा है। ठीक है जी, सबसे पहले उसने इंफॉर्मेशन दे दी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर बैच। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर बैच, ये बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा चुका हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमें पर यूनिट पे चाहिए होता है। हमें किस पे चाहिए होता है, पर बैच नहीं चाहिए। मुझे पर बैच नहीं चाहिए, मुझे तो ये पर यूनिट पे चाहिए। मुझे तो ये पर यूनिट पे चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बैच को पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस बैच को पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इस बैच को पर यूनिट में कन्वर्ट कैसे करना है, लेट्स सी। हमारे पास रॉ मटेरियल है ए, बी, डायरेक्ट लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड है। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट में डायरेक्ट बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये ऑलरेडी आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट पर बैच है, यहीं पर ही रहते हुए आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट में ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और सेपरेटली आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है जी, अगर आप स्टैंडर्ड कार्ड सेपरेट बनाना चाहते हैं तो सेपरेट भी बना लें। अगर आप फेज के ऊपर वर्किंग करके इसी को ही स्टैंडर्ड कार्ड में कन्वर्ट करके पर यूनिट में करना चाहें तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा जी, तो क्योंकि मुझे ज़रा सिखाना है आपको तो मैं सेपरेटली स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड सेपरेट यहाँ पे बना देता हूँ। वरना अगर मैं एग्जाम में ये मैं क्वेश्चन अगर हम सॉल्व मैं खुद करूँ तो मैं स्टैंडर्ड कार्ड सेपरेटली नहीं बनाऊंगा, फेस के ऊपर ही वर्किंग शो करके यहीं से डाटा उठा लूंगा मैं। डन हो गया, अच्छा जी। स्टे फेस के ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं और अगर हम सेपरेट बनाएं तो सेपरेट कैसे बनता है, दोनों मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन हमारे पास है पैंथर लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट सवाल था हमारे पास रीसेंट अटेम्प्ट स्प्रिंग 25 का। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट पे बनाएंगे, हम पर यूनिट पे बनाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर बैच है, पर मुझे पर बैच नहीं चाहिए, मुझे तो पर यूनिट पे चाहिए। तो इसको मैं पर यूनिट पे बनाऊंगा क्योंकि मुझे सारी इंफॉर्मेशन किस पे चाहिए, पर यूनिट पे चाहिए। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, गिवन पर बैच है पर मैं पर यूनिट पे इसको, गिवन पर बैच है पर मैं इसको पर यूनिट पे बनाने वाला हूँ। डन हो गया, अच्छा जी। तो सबसे पहले मेरे पास रॉ मटेरियल ए आ गया, रॉ मटेरियल बी आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया और फैक्ट्री ओवरहेड है। तो मुझे वेरिएबल ओवरहेड भी चाहिए। ठीक है, और फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड, क्योंकि इस फैक्ट्री ओवरहेड में 25% फिक्स है तो ऑब्वियसली 75% क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो मैं वो भी साथ कैलकुलेट कर लूँगा। तो रॉ मटेरियल ए, तो सबसे पहले मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ पे रेट आ जाएगा और यहाँ पे रुपीस पर यूनिट में होता है, रुपीस पर यूनिट में होगा। और ये क्वांटिटी आपको पता है केजी पर यूनिट होगा। ठीक है, और ये रेट पर केजी का होता है और अगर आवर है तो रेट पर आवर होगा, ये आपको पता है सारा कुछ। तो रॉ मटेरियल ए आ गया मेरे पास,
रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, और मेरे पास आ गया डायरेक्ट लेबर। फिर मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए, और यहाँ से लास्ट में मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉर्ड में ये सारे के सारे मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। डन हो गया। अच्छा, अब रॉ मटेरियल में देखें, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं और यहाँ पे मेरे पास रेट पड़े हुए हैं। डन हो गया। अब ये जो 70,000 है, ये जो 70,000 है, ये पर बैच है। अब मैंने ये देखना है कि एक बैच में यूनिट कितने बनाता हूँ, तो मुझे क्वेश्चन पढ़कर पता चलेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर बैच आ गया, एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए। एक्चुअल रिजल्ट में रॉ मटेरियल ए बी, डायरेक्ट लेबर, फिक्स ओवरहेड, सारों की एक्चुअल कैलकुलेशन आ गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पता चला ईच बैच प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ पेंथर प्रीमियम। एक बैच में 100 पेंथर प्रीमियम बनाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि वन बैच इज इक्वल टू 100 यूनिट्स है। अगर वन बैच इज इक्वल टू 100 यूनिट्स है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कॉर्ड 100 यूनिट्स पर बना हुआ है। तो अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास पर यूनिट इजीली आ जाएगा। डन। डायरेक्ट लेबर रेट इंक्रीज हो रहा है 5% ड्यू टू इन्फ्लेशन, और पेंथर लिमिटेड प्रोड्यूसेस 37500 यूनिट्स ऑफ पेंथर प्रीमियम। तो ये मेरे पास एक्चुअल यूनिट्स यहाँ से आ जाएंगे, विच वर 1500 यूनिट ओवर इट्स बजटेड क्वांटिटी। कहता है ये जो बजटेड क्वांटिटी से 15 यूनिट ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर मुझे बजटेड क्वांटिटी यानी कि बजटेड यूनिट्स फाइंड करने हों तो कैसे करूँगा, 37,500 माइनस 1500, इसका मतलब 36,000 ये बजटेड यूनिट्स है। क्योंकि ये जो 37,500 हैं ये 1500 बजटेड से ज़्यादा हैं। ठीक है जी, तो बजटेड कितने हुए, 36,000 यूनिट्स, ये बजटेड यूनिट्स हमारे पास आ गए। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मिक्स और यील्ड वेरिएंस चाहिए। ठीक है, बस ये हमारे पास आज का टॉपिक था। बाकी डायरेक्ट लेबर, ये रेट, ये तो सारे पुराने आपको आते ही हैं। ठीक है जी। चलें जी, खैर हम कंप्लीट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे ताकि सारा का सारा सोल्यूशन हमारे सामने आ जाए। तो लेकिन मेन टॉपिक जो था, हमने यहाँ से मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस जो है वो पिक करना था हमने। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड कार्ड बना हुआ है ये 100 यूनिट पर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं 70,000 को डिवाइड कर दूं 100 से, तो ये रुपीस पर यूनिट आ जाएगा, रुपीस पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो रुपीस पर यूनिट हमारे पास आ जाएंगे। ये रेट है, ये रेट पर केजी है, तो यहाँ से रुपीस पर यूनिट आ जाएगा। तो रुपीस पर यूनिट मेरे पास आ जाएगा 700। यहाँ से इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 100 से डिवाइड कर देंगे, इस जगह 70,000 पर 100 यूनिट है। अब जो आंसर आएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। इस 700 का नाम क्या है, इस 700 का नाम रुपीस पर यूनिट है। तो मुझे ये चाहिए रुपीस पर यूनिट। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये 210 आ जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 600 आ जाएगा। ये पर यूनिट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। डन। अच्छा, मुझे अब क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि देखें रुपीस पर यूनिट आ गया, रेट आ गया, यानी कि ये दो मेरे पास चीजें आ गई। रुपीस पर यूनिट आ गई, यानी कि ये मेरे पास आ गया। ठीक है, मटेरियल ए मटेरियल बी, रुपीस पर यूनिट कितना आ गया, 700। यहाँ से कितना आ जाएगा, 210, और लेबर के लिए आ गया 600। ये लेबर के लिए आ गया 600। पहले यहाँ तक स्टैंडर्ड कार्ड कंप्लीट करता हूँ। और रेट कितना है, 200, 140 और 300, ये मेरे पास गिवन है। तो रेट मेरे पास गिवन है 200, 140 और 300, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो 200 700 से डिवाइड हो जाएगा। 200 को 700 से डिवाइड कर दो तो क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल इस दैट क्या करूँगा, फर्दर अगर कंटिन्यूटी में चलाऊँ, अगर वही मैंने कहा, अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को ही इस क्वेश्चन में ही डायरेक्टली स्टैंडर्ड कार्ड बना दूंगा। तो इसको डिवाइड किया, और अगर मैं कंटिन्यूटी में चलूँ तो अगर 700 को डिवाइड कर दूँ 200 से, इसको इससे डिवाइड कर दूँ, इससे इससे डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है जी, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 700 डिवाइडेड बाय 200, तो आंसर आ जाएगा 3.5 kg, 3.5 kg।
और इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम ये है 3.5 kg पर यूनिट, क्योंकि अब ये सारा डेटा जब मैंने 100 से डिवाइड किया, अब सारा कार्ड पर यूनिट में निकल गया, तो इसका मतलब होगा 3.5 kg पर यूनिट। 10 210 के 140 से डिवाइड किए तो आंसर आ जाएगा 1.5 kg पर यूनिट। और जब 300 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 आवर पर यूनिट। टू आवर पर यूनिट। तो ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो क्वांटिटी मेरे पास बैलेंसिंग आ जाएगी मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगी बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग आएगी हमारे पास, ये सारे के सारे तीनों के तीनों बैलेंसिंग आ गया, ठीक है। तो 3.5 kg आ गया, 1.5 kg आ गया, और यहाँ से 2 आवर्स आ गए। डन हो गया। तो ये हमने स्टैंडर्ड कार्ड बना लिया। खैर हम क्वेश्चन में भी बना सकते थे डायरेक्टली। अब आगे आ जाए। अब मसला है फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड का मसला है, फैक्ट्री ओवरहेड में ये कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है टोटल, पहले देखते हैं टोटल अमाउंट कितनी है। वो कह रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 120%, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 120%, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 120% हमने क्या लेना है, इसको कंसीडर करना है। अब चेक करें, मेरे पास जो लेबर है वो आवर्स में, तो वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, अब ये भी मुझे किस में चाहिए, मुझे आवर्स में चाहिए। अब क्योंकि एफ ओ एच ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो इसका मतलब जो डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे, वेरिएबल भी उतना लगा, फिक्स के भी आवर्स उतने लगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो दोनों के आवर्स आएंगे वो 2-2 घंटे ही आएंगे, 2 घंटे इसके होंगे और 2 घंटे इसके होंगे। अब मुझे चाहिए रेट पर आवर वेरिएबल का या रुपीज पर यूनिट वेरिएबल का और फिक्स का, ये दोनों में से जो मर्जी चीज मिल जाए। बाकी थर्ड वन तो बैलेंसिंग आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो हम 600 पर यूनिट से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 300 पर आवर उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे पर आवर गिवन है तो मैं 300 पर आवर से स्टार्ट करता हूँ। तो डायरेक्ट लेबर का रेट कितना है 300, तो ये मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इसका मतलब 300 मेरे पास डायरेक्ट लेबर का रेट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड उससे 120% ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं 120% लगा दूंगा, यानी कि 1.20 कर दूंगा। तो मेरे पास जो रेट निकलेगा फैक्ट्री ओवरहेड का पर फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड का पर आवर जो रेट निकलेगा 300 मल्टीप्लाई 1.2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 360। ये ₹360 आ गया, ₹360 पर आवर आ गया। डन हो गया। बल्कि लिख देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ₹360 पर आवर आ गया, ये पर आवर आ गया, ठीक है। अब ये जो पर आवर आया, अब इसमें 25% फिक्स पड़ा हुआ है, 25% फिक्स है और 75% वेरिएबल है, तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, इसके दो हिस्से हो जाएंगे। 25%, बल्कि 75 पहले लिख लेता हूँ, 75% वेरिएबल जाएगा, 75% वेरिएबल जाएगा और 25% इसका फिक्स जाएगा, ठीक है। तो अगर 360 का 75% करें तो आंसर कितना आएगा बच्चों, आंसर हमारे पास आ जाएगा 270। तो 270 फिक्स आ जाएगा, और अगर हम 25% कैलकुलेट करें तो मुझे 25% हमारे पास कितना आ जाएगा इसका जी, 90 हमारे पास आ जाएगा। डन। तो ये पर आवर आ गया। तो यहाँ पे हम इजीली लिख लेंगे कि पर आवर रेट हमारे पास आ गया, पर आवर रेट आ गया वेरिएबल का 270 और फिक्स का आ गया 90। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा, पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 600 का 1.2% लें तो डायरेक्ट आप पर यूनिट में यहाँ पे निकलते, बैलेंसिंग भी 270 आपका आ जाता, ठीक है। तो 2 आवर मल्टीप्लाई बाय 270 कर लें तो यहाँ से हमारे पास पर यूनिट के रेट भी आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 270 करें तो हमारे पास आंसर आता है
अच्छा जी, 540, तो यहाँ से आ जाएगा 540 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 180। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कार्ड बन गया, ठीक है। बाकी सारी कैलकुलेशन के लिए डाटा आप यहाँ से इजीली उठा लेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप सेपरेट बनाना चाहें तो सेपरेट बनेगा। तो ऑलरेडी देखिए ये भी मैंने स्टैंडर्ड कार्ड फेस के ऊपर बना लिया, डन हो गया। तो देखिए फेस के ऊपर बना लें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं अपने मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस की कैलकुलेशन के ऊपर कि मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस की कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले एज पर द रिक्वायरमेंट, तो हमें मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है। पहले क्या करेंगे, हम प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइस वेरिएंस की कैलकुलेशन करते हैं, आगे जरा। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सो दैट इज द रिक्वायरमेंट नंबर ए। सो रिक्वायरमेंट नंबर ए में मुझे फाइंड करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में आपको सिखाया हुआ है कि प्राइस वेरी करेगा, प्राइस वेरी करेगा, यानी कि स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट आ जाएगा मटेरियल का और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। ये सारा टेक्निक आपको क्लास में सिखाया हुआ है। और सबसे पहले रॉ मटेरियल ए है, तो रॉ मटेरियल ए के लिए कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल ये ए हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में देख लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगी हमें एक्चुअल डेटा में, रॉ मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, सो दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी ए एंड दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी बी, 137,400। तो यहाँ पर आ जाएगा 137,400 और यहाँ पे बचेगा 137,400 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रेट है 200 का, तो 200 यहाँ पर आ गया और एक्चुअल रेट हमारे पास नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। ये क्वांटिटी कंज्यूम्ड है और ये हमारे पास अमाउंट है, तो अमाउंट को डिवाइड करें क्वांटिटी से, तो सिंपल इज दैट, यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा रुपीज़ पर केजी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 26,106 डिवाइड बाई 137,400, ठीक है। तो यहाँ से हमने रेट कैलकुलेट किया, तो रेट बच्चों क्या आएगा हमारे पास, यस रेट आ जाएगा हमारे पास 190। तो इसका नाम पूरा नाम क्या है, ₹190 पर केजी। और इस तरह 7084 को डिवाइड करेंगे 46,000, तो बच्चों आंसर क्या आएगा इसका, यस इसका आंसर आ जाएगा जी 154 पर केजी। ये 154 पर केजी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो दोनों के एक्चुअल रेट आ गए। तो अभी किसके लिए यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल ए की कैलकुलेशन हो रही है, फॉर रॉ मटेरियल ए। तो जब रॉ मटेरियल ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो 190 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो 190 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को शाबाश कैलकुलेट करें और आंसर बताएं, इसका आंसर क्या आता है, भाई डायरेक्ट आंसर बता दें जी बच्चों, क्या आंसर आता है, 1374000। फेवरेबल एडवर्स, फेवरेबल एडवर्स, फेवरेबल, ठीक है, क्योंकि 200 ग्रेटर है 190 का में, तो ऑब्वियसली 1374000 ये हमारे पास क्या निकलेगा, फेवरेबल निकलेगा, ठीक है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस ने कहा था, हमने फाइंड कर लिया। ये मटेरियल ए के लिए आ गया, क्योंकि मटेरियल बी भी है, उसके लिए भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ये सारा ये सेम ही रहेगा। अच्छा जी, अब मटेरियल बी में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ गई, 46,000, सवाल में गिवन है 46,000, ये एक्चुअल क्वांटिटी फॉर मटेरियल, ये भी आ गया 46,000, ठीक है जी। सो 46,000 यहाँ पर आ जाएगा, 46,000 आ जाएगा और स्टैंडर्ड रेट ऊपर सवाल में गिवन है बी का कितना है 140, तो 140 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम, 140 है ना, हाँ 140 और एक्चुअल रेट कितना आ गया 150, एक्चुअल कितना है 154 आ गया यहाँ पे, 154 आ गया, ठीक है जी। सॉल्व कर लेंगे इसको जी बच्चों, आंसर बताएं क्या आया, शाबाश शाबाश, आंसर बताएं, आंसर बताएं, आंसर 140 ऊपर है तो ऑब्वियस बात है एडवर्स आना है, एडवर्स कितना आ गया 6,644,000, ठीक है जी, वेल डन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। यहाँ तक बच्चों मसला। और अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्योंकि उसने प्राइस वेरिएंस पूछा है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस टोटल कितना आया मटेरियल का, 1374000 माइनस
644,000। शाबाश, टोटल कर दें, टोटल कर दें। टोटल आंसर कितना आया इसका जी? 7 जी, कितना आया? 730,000। ठीक है जी, ये आंसर आपके पास आ गया। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारे पास आ गया। डन बच्चों? अच्छा जी, अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना है? मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस है, तो ठीक है, नेक्स्ट मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस के लिए आ जाए। शाबाश। जी, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस आ गया। और मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस में सबसे पहले मटेरियल हमारे पास आ जाएंगे। मटेरियल्स, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी याद होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स होता है। फिर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स होता है। और फिर एक्चुअल क्वांटिटी में स्टैंडर्ड का मिक्स होता है। ठीक है जी। और फिर आपको पता है हम नंबरिंग देते हैं 1 2 और 3, ये नंबरिंग आ गई। मटेरियल हमारे पास दो ही हैं, एक मटेरियल ए और मटेरियल बी है। ये मटेरियल ए आ जाएगा, मटेरियल बी आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको पता है कभी भी गिवन नहीं होती, बनानी पड़ती है। बनानी पड़ती है, कैसे बनती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल यूनिट इनटू स्टैंडर्ड केजी से आता है। ये तो आपको पता है, हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है जी। तो ए बना लेते हैं। एक्चुअल यूनिट कितना है? एक्चुअल यूनिट कहीं पे लिख के थे यहाँ पे, ये 37,500, 37,500। सो दिस इज द एक्चुअल यूनिट। एक्चुअल यूनिट ये आ गए। और स्टैंडर्ड केजी कितना लगा मटेरियल के लिए? 3.5। सो क्या करेंगे? 37,500 जी बच्चों, लिखा है, शाबाश। 37,500 और स्टैंडर्ड केजी हमारे पास था 3.5। बताएं शाबाश, इसका आंसर क्या आया? आंसर बताएं क्या आया इसका जी? क्या था आंसर? 131, 131 देन 250, 131 250 आ गया। ठीक है। इसी तरह अगर बी के लिए कैलकुलेशन करें तो बी के लिए कैलकुलेशन भी ये आएगी। सो 37,500 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड के जी कितना उसका 1.5। अब इसको जरा 1.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं बच्चों, शाबाश, आंसर बताएं। हाँ जी, आंसर क्या आया? आंसर 5, क्या आंसर आया? 56250। ठीक है, इसका टोटल कर लें, ब्लैक वाला, इन दोनों का टोटल कर लें। इन दोनों का टोटल बताएं क्या आया? करंट टोटल, यस, क्या आया? 187,500, 187,500 का टोटल आएगा। डन। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, ये आपको पता है सवाल में गिवन होता है। ये तो गिवन वाला उठा लेंगे हम चुपचाप। वो कितना है? 137,400 और 46,000, ये दोनों गिवन है। एक्चुअल क्वांटिटी 137,400 और 46,000। ठीक है, टोटल कर लें जरा शाबाश इसका। इन दोनों का टोटल करके आंसर बताएं क्या आता है जी? क्या आंसर आया? 1834 जी, क्या है? 183400, 183400 आ गया। डन। अब क्या करना है? 183400 में देखना है ए और बी का मिक्स कितना है। ए और बी का मिक्स कितना है तो आपको पता है टोटल है, तो 183400 ये सेम इधर ही आ जाएगा, टोटल में ही आ जाएगा। अब देखना है इसमें कितना मिक्स पड़ा हुआ है ए और बी का। तो मिक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 131,250 डिवाइडेड बाय टोटल 187,500, ये मिक्स आ गया। और एक्चुअल क्वांटिटी में कितना मिक्स पड़ा हुआ है? 183,400, 183,400। ठीक है जी। तो इस सारे को सॉल्व करें और बताएं ये वाला यहाँ पे आंसर कितना आया हमारे पास जी? शाबाश जी बच्चों, आंसर बताएं क्या आया? 18 जी, आंसर क्या आया? 128 देन जी 128,380।
ये हमारे पास ए का मिक्स आ गया, ठीक है। इस तरह बी की रेशियो बनाए और फिर बताएं बी का आंसर क्या था। शाबाश, बी की रेशियो बनाएं, बी की रेशियो बनाएं और बताएं फिर बी का आंसर क्या आता है। जी आंसर क्या आया, 55,020, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमारे पास मिक्सड यील्ड वेरिएंस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, ये वाली कैलकुलेशन जरा मैं साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अगले कॉलम लेकर आने हैं। चलो यहीं पे कर लेता हूँ। चलें जी, ठीक है, ये मैंने ऊपर वर्किंग कर दी और यहाँ पे क्योंकि नए कॉलम आने हैं, उन नए कॉलम को हम जगह देते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे पहले 3 कॉलम बनेंगे, ये आपको मैंने अब सिखाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कॉलम आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट का, ये आपको याद होगा, स्टैंडर्ड रेट का सबसे पहले कॉलम आएगा। उसके बाद कॉलम आएगा, अच्छा कॉलम लाने की जरूरत नहीं है, हम लाइनें ना लगाया करें, बट डायरेक्ट कर दिया करें, कॉलम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी होती है, चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये हमारे पास आ जाएगा मिक्स वेरिएंस और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास यील्ड वेरिएंस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। डन हो गया। चलें, तो यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मिक्स वेरिएंस, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास मिक्स का वेरिएंस और फिर यहाँ से आ जाएगा मेरे पास यील्ड वेरिएंस, ठीक है। ये दोनों वेरिएंस यहाँ से मेरे पास आ जाएगा। और मिक्स के वेरिएंस के लिए क्या वो नंबर सिखाया था जी, कितना 32-13 सिखाया था ना, 32-13। तो 3 - 2 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कर देंगे, 32-13 आएगा। फिर यहाँ से क्या कर देंगे, 1 - 3 करेंगे और स्टैंडर्ड रेट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस डायरेक्टली हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वो कैसे आएगा जनाब, उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, करें, शाबाश। करना है क्या, अब 3 - 2 करना है। 3 - 2 का मतलब क्या, ये देखें, 3 - 2 का मतलब क्या, अब ये करेंगे 128,380 -13740, ये 3 - 2 हो गया। जो भी आंसर आएगा स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे फाइनल आंसर लिखवाना है। स्टैंडर्ड रेट मैं लिखवा देता हूँ आपको, स्टैंडर्ड रेट हमारे पास ये पड़े हैं, स्टैंडर्ड रेट हमारे पास ये पड़े हुए हैं। अच्छा जी, स्टैंडर्ड रेट आपने जो उठाने हैं वो उठाने हैं ये वाले, मटेरियल ए का उठाना है और मटेरियल बी का उठाना है। तो हमारे पास एक है स्टैंडर्ड रेट 200 और एक स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास 140, ठीक है नी, 140, ठीक है। अच्छा जी, और ये याद रखिएगा ये सारे 187 जितने भी ये सारे कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ केजी में चल रहा है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ केजी में है। एवरीथिंग इज इन केजी, एवरीथिंग इज इन केजी, यूनिट्स में नहीं है। इसलिए जो रेट है ना, गलती से 700 210 ना उठा लीजिएगा, तो रेट उठाने 200 140, ये रेट पर केजी वाला है, ये रेट पर केजी है मटेरियल के लिए और रेट पर आवर होगा लेबर के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, तो रेट आ गया 200 और 140, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 और यहाँ से आ जाएगा 140, ठीक है। तो ये अब हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो एक कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा सामने, बाकी फिर आप लोग कर लेना खुद से। चलें जी, तो यहाँ पर आने ज़रा 3 - 2 करना है और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कर देना है मैंने, ठीक है जी। चलें, अच्छा अब 3 - 2 क्या, 3 क्या 128,380 माइनस किया, 3 - 2 137 137 137 400, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, 9020, नेगेटिव आ रहा, आने दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर, ओहो अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, अच्छा जी, डायरेक्ट कैसे करेगा फिर, है ना ज़रा, 128,380 -137 400, ये आंसर आ गया।
और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो 200 से, 200 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आंसर आ गया 1804, आंसर आ गया 1804,000 1804,000। तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव में लिख लेंगे 1804,000 1804,000। तो ये बच्चों ऐसे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो साथ वाले हम साई को भी ऐसे कर लेते हैं, नीचे वाले को भी ऐसे कर लेते हैं। वो कैसे करें, 3 - 2 55,55020 माइनस 46,000 और मल्टीप्लाई बाय 140, तो आंसर कितना आ गया 1262,800। तो लिख लेंगे, पॉजिटिव आया 1262,800 आ गए बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, ये 800 आ गया मेरे पे, डन। अब ये वाला कर लेते हैं जरा, ठीक है, यहाँ पर आ जाए जरा। अब ये वाला कैसे आएगा, 1 - 3 से, ये कैसे आएगा 1 - 3 से। अब 1 - 3 करना है, अब 1 - 3 में तो 1 में से 3 को माइनस करना है, ठीक है, चले आ जाए जरा, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये खुद ही कर लें, शाबाश, समझ तो लग गई है ना आपको जी। अब 1 - 3 करके बताएं, 1 - 3 करके बताएं क्या रहा है, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कर देना है, ठीक है जी। पहले आंसर बताएं, क्या है आंसर जी, शाबाश, ये क्या आंसर आता है 57,574,000। और अब दूसरे वाले का आंसर है 1 - 3, 1 - 3 ये करना है 56,250 माइनस 55,020 मल्टीप्लाई बाय 140। जी शाबाश, बताएं आंसर क्या आता है जी, क्या आंसर आया 172,200, ये 172,200 आ डन। दोनों का टोटल कर लें तो ये हमारे पास टोटल मिक्स वेरिएंस आ जाएगा, और इधर टोटल कर लें तो यहाँ से हमारे पास यील्ड वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास वेरिएंसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो मिक्स वेरिएंस कैसे आएगा वो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, यील्ड वेरिएंस आप लोग कैलकुलेट कर लें, मिलजुल के काम हो जाएगा। तो करेंगे 1262,800 माइनस 1804,000, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यू चल गया, चलो माइनस कर लेते हैं 1262,800, उसके बाद माइनस कर देंगे 1804,123। जी जनाब, आंसर हमारे पास आ जाएगा ये तो गलत आंसर दे रहे हैं, अब ना करना यार ऐसा, ठीक है। आंसर हमारे पास आ जाएगा 541,200। तो पहले आंसर आ जाएगा नेगेटिव 541,200 आ जाएगा, नेगेटिव 541,200 आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। दूसरा वाला बताएं जनाब जी, शाबाश बताएं दूसरे वाला आंसर क्या आ रहा है जी, दूसरे वाला क्या आ रहा है 746,7 जी 746,200। तो ये हमारे पास मिक्स और यील्ड वेरिएंस दोनों के दोनों हमारे पास आ गए, डन। तो ये मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस यहाँ पे हमारा हो गया कंप्लीट, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। बाकी तो आपको पता है पुराना काम है, ठीक है। बाकी तो ये मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस था, ये जो हमने कैलकुलेट करना था ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और रिक्वायरमेंट नंबर 8 डन, ठीक है। बाकी डायरेक्ट लेबर रेट और एफिशिएंसी, फिर वेरिएबल और उसके फिर हमने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो बाकी कंप्लीट खुद से कर सकते हैं आप, आगे कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो बता दें, मशवरा कर दें कि मैं इसको कंप्लीट कर लें, चलो ठीक है कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस पर आ जाओ और लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस पर आ जाओ। ये पार्ट ए डन हो गया, पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट ए डन, पार्ट बी तेज़ हो जाएं। अब बच्चों वाला काम आ गया, अब लेबर रेट वेरिएंस पर आ जाए। जब लेबर का रेट वेरिएंस होता है तो रेट में डिफरेंस आता है, तो रेट में डिफरेंस आता है, सॉरी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर और एक्चुअल आवर अगर है बच्चों, एक्चुअल आवर ढूंढ के लेकर आए यार, एक्चुअल आवर यहाँ पर आ जाए। अब एक्चुअल आवर है नहीं मेरे पास, 23 मिलियन मेरे पास है, 23 मिलियन है। अब ये जो 23 मिलियन है, ठीक है,
अब ऑब्वियस बात होगी, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऊपर वाली इंफॉर्मेशन जो है ना स्टैंडर्ड वाली, इसका ताल्लुक उससे होगा। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं करता तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल के लिए स्टैंडर्ड वाला ही डेटा यूज करेंगे, स्टैंडर्ड वाला ही डेटा यूज करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसी होगी, एक्चुअल आवर कैसे होंगे, देखिए ये पैसे हैं, ये पैसे हैं, अगर इनको पर आवर से, अगर इनको पर आवर से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। तो क्या करूँगा, 23,000 को डिवाइड कर दूंगा रेट से, एक्चुअल रेट कितना है 300, पर यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन आई थी, हमने यहाँ पढ़ा था कि डायरेक्ट लेबर का जो रेट है वो 5% से इंक्रीज हो गया, जब 5% से इंक्रीज हो गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से, 1.05 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 315 से मल्टीप्लाई किया हमने। तो जब 315 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्चुअल लेबर आवर आ जाएंगे जी। एक्चुअल लेबर आवर कितने आते हैं, करें ज़रा डिवाइड करें, 23 मिलियन डिवाइड बाई 315, अच्छा ये इसका है, इसको नीचे ना मिला देना आप लोग जी बच्चों। आंसर क्या है, आंसर क्या है 73, ये 73 जी 016 आवर्स, ये 73016 आवर, ये हमारे पास एक्चुअल आवर है। ये ठीक है, जरा कैलकुलेट कर लेना यार, 730 जी बच्चों 16, ठीक है सही है जी बच्चों, ठीक है 73016 हमारे पास आ गया, डन बच्चों, ठीक है। एक्चुअल आवर हमारे पास आ गए, एक्चुअल आवर हमारे पास आ गए, एक्चुअल आवर्स हमारे पास आ गए, सो 73016, 73016 हमारे पास आ गए, ठीक है जी। और एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट अभी कैलकुलेट किया 315, 315 एक्चुअल रेट 315, ये एक्चुअल रेट 315, पुराना वाला 300, ठीक है, तो पुराना वाला 300, ये आ गया 315, शाबाश आंसर बता दें जी जनाब, आंसर कितना आता है जी बच्चों, आंसर कैलकुलेट कर लें, शाबाश करें, हो सकता है लास्ट चैप्टर भी स्टार्ट हो जाए जी। आंसर कैलकुलेट करें, क्या आंसर आया 10 जी नेगेटिव 1095, आगे आगे क्या बच्चों 240, ये हमारे पास लेबर का रेट वेरिएंस आ गया। और नेक्स्ट उसने लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड करने को कहा था, वो भी कर लेते हैं, जब ये आ गया तो वो भी आ जाएगा, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी में आपको पता है आवर्स चेंज होते हैं ना, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर आ गया, और यहाँ से स्टैंडर्ड रेट और यहाँ से स्टैंडर्ड रेट आ गया, ठीक है बच्चों। और आपको पता है स्टैंडर्ड आवर कभी गिवन नहीं होते, बनाने पड़ते हैं एक्चुअल यूनिट इनटू स्टैंडर्ड आवर से, और एक्चुअल यूनिट हमारे पास गिवन है, एक्चुअल गिवन है, एक्चुअल यूनिट कितने थे पे कहीं पड़े थे, किधर गया, ये पड़े 37,500, ये एक्चुअल यूनिट पड़े 37,500, आ जाए ज़रा, सो 37,500 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर 2 घंटे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 गेम आवर और एक्चुअल आवर, ये कैलकुलेट पहले कर लिए हमें 73016, ऊपर से देख लेंगे ये वाले स्टैंडर्ड रेट ये वाला 300, ठीक है बच्चों। आंसर बताएं क्या आता है, शाबाश, लेबर एफिशिएंसी का जी, क्या आंसर आया 5959 जी, आगे 595 200, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है फेवरेबल आ गया। खैर हमने कौन सी रिकन्सिलेशन करनी, फेवरेबल है एडवर्स है, मेंशन ना करें यहाँ पे फेवरेबल, बस जो प्लस में रहा प्लस में कर लो, जो माइनस में रहा बस माइनस में करने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेबर रेट वेरियंस डन, पार्ट बी डन बच्चों, पार्ट सी पे आ जाएं। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए। अब वेरिएबल ओवरहेड के आ जाएं, पार्ट बी डन, पार्ट सी पे आ जाएं, चलें जी पार्ट सी पर, पार्ट सी में वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जब वेरिएबल का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आते हैं तो ऑब्वियस बात है रेट में चेंज आ रहा होता है, रेट में चेंज आ रहा होता है,
रेट में चेंज आ रहा होता है। आवर्स हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, एक्चुअल आवर्स कैलकुलेट हमने किए हुए हैं, क्योंकि डायरेक्ट लेबर आवर था तो ये वाले ले लेंगे 73016, यहाँ पे भी 73016। स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का उठाना है, स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का उठा लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट 270 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 270। और अब हमने उठाना है एक्चुअल का वेरिएबल रेट क्या है। कहता वेरिएबल ओवरहेड 7% ओवर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। कहता है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है उसका 7% ओवर है। तो देख लेते हैं कितना बनता है। स्टैंडर्ड कितना था हमारे पास 270, ये 270 पड़ा हुआ है हमारे पास वेरिएबल 270 पर आवर में है, तो पर आवर में चाहिए, पर यूनिट में टेंशन ना लें। पर आवर है, इसका 7% बढ़ा दें, इसका 7% बढ़ा दें। 270 पुराना वाला है, 7% बढ़ा दें तो नया वाला बन जाएगा। बच्चों कितना बनता है 270 मल्टीप्लाई 1.07 करें कितना आता है जी बच्चों, क्या आता है बच्चों ₹2 जी 88 288 के 289 288.9 ठीक है। सो 288.9 पर आवर ये मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड का रेट आ गया। डन बच्चों, 288.9 यूज कर लें, 288.9 288.9 शाबाश, आंसर बता दें, गेम ओवर। आगे बच्चों वाले काम हम ही मुझसे करवा रहे हैं यार, ये तो इनमें तो माशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये तो आपको मेरे से ज़्यादा आपको आते हैं माशाल्लाह जी। आंसर बताएं शाबाश, क्या आता है 270 है तो रिवर्स आने वाला ये तो जी। क्या आता है 1380 आगे 002 ठीक है जरा। ये हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया, दैट इज द एडवर्स आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया। और लास्ट में वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का ताल्लुक आपको पता है कि आवर से होता है ना, आवर से होता है। तो स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर आ गए और स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड रेट आ गया। ठीक है जी। ये दोनों हजरात ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। स्टैंडर्ड आवर यहाँ से चोरी कर लेंगे। स्टैंडर्ड आवर 37500 मल्टीप्लाई बाय 2, 37500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 37500 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक्चुअल आवर हमारे पास हैं 73016 ठीक है। मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट कितना 270, सो 270 इधर आ गया, 270 इधर आ गया, गेम ओवर, कहानी खत्म। आसान सान वेरिएंस होता है जी। बचाओ शाबाश, आंसर क्या है जी, आंसर क्या है 535 आगे 680। तो ये मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया पार्ट नंबर सी। पॉइंट नंबर डी पर आ जाएं। फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और कैपेसिटी चाहिए, यानी कि वॉल्यूम के दो ब्रांचेस दे दी हैं, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। ठीक है। फिक्स पार्ट डी, इसमें ज़्यादा काम थोड़ा सा करना है हमें, और फिर हमारा वेरिएंस का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। पॉइंट नंबर डी, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर डी में फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। बंदा क्या ही देता है कि यार बाकी सारे इंशाल्लाह हम खुद कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिक्स एक्सपेंडिचर है तो आपको पता है एक्सट्रीम का डिफरेंस आएगा, तो बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आ जाएगा। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड सवाल में गिवन है, वो हमने ज़्यारत कर ली थी 7.8 मिलियन, तो ये तो लिख लें 7.8 मिलियन, 7.8 मिलियन बजटेड ओवरहेड। बच्चों बजटेड ओवरहेड ही आपको बनाने पड़ने हैं, बजटेड ओवरहेड ही आपको बनाने पड़ने हैं। ठीक है।
वो कैसे बनेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे शायद थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़े, चीज़ों को ध्यान से रखना पड़ेगा। जब हमने, अच्छा ये बजटेड यूनिट्स तो मेरे पास आ गए 36,000, ये 36,000 मेरे पास तो आ गए, ठीक है। अब 36,000 जो मेरे पास आ गए ये बजटेड यूनिट्स हैं बच्चों, और ये जो 90 है ये 90 पर आवर है, ये 90 पर आवर है। अगर ये 90 पर यूनिट होता तो ये बजटेड यूनिट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेता मैं। अब दो काम कर सकता हूँ, ये बजटेड यूनिट्स है, एक यूनिट बनाने के लिए फिक्स के लगते हैं 2 घंटे, ये 2 घंटे लगते हैं। ये बजटेड यूनिट है, एक यूनिट के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 9 करूंगा तो 2 करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 72 आवर्स, 72 आवर्स आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे। तो ये OAR पर आवर 90 पड़ा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करें, गेम खत्म, गेम इज ओवर, डन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, ये 600 पर यूनिट में पड़ा हुआ, ये 600 पर यूनिट पड़ा हुआ, इसका क्या करें 1.2, उसका ले ले 25%, तो यहाँ पे 180 पर यूनिट डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास, 180 पर यूनिट आ जाएगा। और ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 36,000 करें, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 180 करें, तो आंसर वही आना है। 180 कैसे आ रहा है, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 90, जब 2 मल्टीप्लाई 90 का इस तरह भी 180 पर यूनिट में निकल जाना है, डन हो गया। तो जैसे मर्जी करें, इट्स अप टू यू। तो बजटेड ओवरहेड हमने कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय OAR पर यूनिट, एक्चुअल यूनिट, सॉरी माजरत, बजटेड है, बजटेड यूनिट लिखने हैं मुझे। बजटेड यूनिट कितने, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर पर यूनिट हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, और मेरे पास रुपीस पड़े हुए हैं 90 पर आवर, तो ये मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ से चेक करें, ये आवर आवर से कैंसिल हो गए, तो 180 पर यूनिट बन गया, तो 180 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 36,000 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर मुझे क्या आता है जी, 64 जी, 648000, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ये डिजाइन करना है, अगर ब्रैकेट्स चेंज करूँ, मैं ब्रैकेट्स चेंज करूँ तो इस तरह कर लें, 36,000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई कर लें 2 आवर पर यूनिट, अगर मैं ब्रैकेट इधर लगा लूँ तो देखें यूनिट यूनिट से कैंसिल होगा, ये आवर आ गया, मल्टीप्लाई बाय ₹90 पर आवर है, तो ये बजटेड आवर मल्टीप्लाई बाय OAR पर आवर आ गया, तो अभी आंसर वही आना। तो हमें इतनी मेहनत की, हम डायरेक्ट भी कर लेते, इसमें तो हम माहिर हो चुके हुए हैं, ये तो अब माशाल्लाह में आ चुका है अल्लाह के फजल से। जी जनाब, नेगेटिव आई डिवाइस कितना आ रहा है जी बच्चों, नेगेटिव कितना आ रहा है जी, 1320 ये हमारे पास बच्चों आ गया, डन बच्चों, ये डी हो गया, बजटेड फिक्स ओवरहेड आ गया। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस रह गया, और दोनों आसान ही है। फिक्स ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी का ताल्लुक आपको पता है स्टैंडर्ड आवर से होते हैं, एफिशिएंसी का ताल्लुक किससे होता है बच्चों, स्टैंडर्ड आवर से होते हैं, स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट फिक्स का, स्टैंडर्ड रेट फिक्स का लेना है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड आवर हमने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड आवर है 375, ये स्टैंडर्ड आवर है 37500 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि सारे सारे डायरेक्ट लेबर आवर के ऊपर आ रहे हैं। और स्टैंडर्ड का रेट उठाना है फिक्स का, फिक्स का, फिक्स का, पर आवर पर आवर पर आवर पर आवर, किधर गया फिक्स का, ये 90 पड़ा, 90 पर आवर है, ठीक है बच्चों, पर आवर, ये पर आवर है, ये पर आवर है, और ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट है, देखिए पर यूनिट हमने ऑलरेडी 180 निकाला हुआ है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ये 90 पर आवर है, इसकी ज़रूरत नहीं, ये 2 था, ठीक है। तो बजटेड यूनिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 90 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर पर यूनिट 180, तो डायरेक्ट 180 उठा लेता मैं, 36,000 ये था, ये 36 बजटेड यूनिट्स है, और OAR पर यूनिट ऑलरेडी 180 है, तो चुपचाप दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमने OAR कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो मुझे इतनी तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इस सारे को उड़ा के
इस सारे को उड़ा के ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन की हुई थी सारी की सारी पर यूनिट में, ठीक है। तो इस सारे को हम उड़ाते, इस सारे को उड़ाते, और ये OR पर यूनिट सवाल में 180 गिवन ही था आंसर डायरेक्टली, ठीक है। और अगर वो वाला रूट आवर से आना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया। स्टैंडर्ड रेट 90 है, 90 आ गया, और एक्चुअल आवर कितने हैं, सांस वाले मुश्किल नहीं था। एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर, सवाल कौन सा था हमारा, ओह तो बहुत दूर है सवाल तो। जी एक्चुअल आवर 73016, तो एक्चुअल आवर आ गया 73016, तो यहाँ पर आ जाएगा 73016, 73016 ये हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कर देना 90। जी बच्चों आंसर बताएं, शाबाश। आंसर बताएं जी। आंसर क्या आया, 178,560, ठीक है। और लास्ट ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस, और कैपेसिटी वेरिएंस में आपको पता है बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड का मुकाबला होता है, ठीक है जी। तो एक्चुअल आवर, बजटेड आवर, और रेट आपको पता है स्टैंडर्ड ही यूज हो रहा होता है, ठीक है जी। एक्चुअल आवर अभी ऊपर लिखे 3701 ये तो हमारे पास है, इसका तो मसला नहीं है। 73, ये कितना था यार एक्चुअल आवर, 73016, ये हम पे क्या लिख दिया, ये 73 है, 73016, सॉरी 73016 है, ठीक है। 73016, 73016, स्टैंडर्ड रेट 90 ही है यहाँ पे, ये ऊपर वाला 90 ये कॉमन चल रहा है, स्टैंडर्ड रेट 90 ही है, ठीक है। मुझे चाहिए बजटेड आवर। अब बजटेड आवर कैसे कैलकुलेट होगे, बजटेड आवर कैसे कैलकुलेट होगे, तो बड़ा आसान, बजटेड यूनिट्स ये मैंने कैलकुलेट किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कैलकुलेट किए हैं। बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, ये कैलकुलेट अभी मैंने करके आया, ये किए हुए हैं, यहाँ पे हमने किए थे 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2, जो मैंने नीली वाली कैलकुलेशन की हुई थी, ये वाली मल्टीप्लाई बाय 2 आवर पर यूनिट, ये यूनिट है ना, ये यूनिट यूनिट से कैंसिल हो गया, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 72,000 आवर्स, ये बजटेड आवर्स आ गए। तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, डन। आंसर बताएं यहां से क्या आता है जी बच्चों, क्या आंसर आया यहां से बच्चों जी, 91440, ये हमारे पास आंसर था, डन। होप सो यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, और बाकी भी हमने सारे वेरिएंसेस कंप्लीट कर लिए, सारे के सारे क्वेश्चन की दोबारा ज़ियारत करवा दूं। ये हमारे पास पेंथर लिमिटेड वाला क्वेश्चन था, आप चाहें तो फेस पर स्टैंडर्ड कार्ड बना सकते हैं, नहीं तो वर्किंग में भी शो कर सकते हैं। प्राइस वेरिएंस फाइंड किया, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये सबसे पहले स्टैंडर्ड कार्ड और प्राइस वेरिएंस आ गया यहाँ तक, ठीक है। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस आ गया, और लेबर वेरिएंस आ गया, वेरिएबल के ओवरहेड वेरिएंसेस आ गए, और लास्ट में फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस आ गए, ठीक है। होप सो यू गॉट दी कंसेप्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वेरिएंस हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक रह गया कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंट्री सारा करवा दूंगा, एंड द टुमारो विल बी द इंशाल्लाह द लास्ट क्लास, ठीक है। तो मुझे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के और कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के 3 सवाल करवाने हैं, ठीक है। दोनों को मिला के टोटल 3 सवाल करवाने हैं पास पेपर्स के, उससे आपको एंट्रीज बनानी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, ठीक है।
और ये कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, ये ऑलरेडी मैंने आपको एंट्रीज वाला टॉपिक करवाया हुआ है, ये नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने सारी करवाई है आपको। मैंने शुरू में मटेरियल की एंट्रीज करवाई थी सेपरेटली, फिर आपको लेबर की एंट्रीज करवाई हैं 3 एंट्री। लेबर में रिकॉर्डिंग ऑफ लेबर, चार्जिंग ऑफ लेबर, पेमेंट ऑफ पे रोल होती है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल, चार्जिंग ऑफ पे रोल, पेमेंट ऑफ पे रोल। फिर एफ की 3 एंट्रीज होती हैं, एक एक्चुअल की, फिर अप्लाइड की, फिर एक्चुअल और अप्लाइड दोनों के डिफरेंस लेकर अंडर ओवर की, वो सिखाई हुई है। ठीक है, तो बस यही एंट्री है हमारे पास। और लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री आ जाएगी, बस वो तो आपको आती पहले। और आज इंशाल्लाह आपके ग्रुप्स में जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सीएमए के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आपसे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। पास पेपर में वो जितने भी मैंने पास पेपर सेलेक्ट किए हैं वो लाजमी करने हैं। और जितने भी टोटल पास पेपर्स हैं, मैंने टोटल पास पेपर का 50% सेलेक्ट किया हुआ, यानी कि अगर 20 सवाल हैं तो हर चैप्टर के वो उसके 10 किए हैं। अगर एक चैप्टर के जिसके मान फॉर एग्जांपल अगर 6 सवाल हैं पास पेपर, मैंने 3 दिए हुए हैं, 8 के 4 दिए हुए हैं, और जिसमें फॉर एग्जांपल कोई 24 सवाल हैं तो फिर 12 दिए हुए हैं। ठीक है, तो जिसके 14 है फिर 7 दिए हुए हैं। मतलब हर एक चैप्टर के पास पेपर के 50% वहाँ पे आपको पास पेपर नजर आ रहे होंगे। ठीक है, वो लाजमी कर लीजिएगा। अगर आप वो कर लेंगे तो उससे इंशाल्लाह ताला वो चैप्टर आपके ग्रिप में आ जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्टिव स्टडी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप ये इतना भी कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल हो जाएंगे कि पेपर आपके इंशाल्लाह ताला इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कर लें और इसके बाद टाइम बच जाए तो इसे ज़्यादा करना है। जो हमने क्लास में पास पेपर्स किए वो सारे रिवाइज करके जाने हैं आपने, पर ये वाले लाजमी करके जाना। डन, ठीक है जी। लास्ट चैप्टर ठीक है, लास्ट चैप्टर ज़रा लिख लें, लास्ट चैप्टर। डन, लास्ट चैप्टर है हमारा, और ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है जी, ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, टुमारो विल बी द लास्ट वन। ओके, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन पे है। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन क्या? ठीक है, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि पूरी कॉस्ट का फ्लो क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी कि मटेरियल को खरीदने से लेके, रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिनिश गुड को बेचने तक का सफर, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या आती है कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन में, थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। ये चैप्टर 0 में बता चुका हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसमें हम चीज़ों को, प्रोसेस को आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, मैयर, क्लासीफाई, वेरीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं टू द फाइनेंशियल यूजर्स को। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या था? टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ बिजनेस। इसमें हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सारे बिजनेस की और प्रोडक्ट की प्लानिंग क्या है उसको कंट्रोल करना और डिसीजन मेकिंग करना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। ठीक है जी, अच्छा जी। तो कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ से शुरू करेंगे। मटेरियल आएगा, फिर लेबर आएगी, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएगा और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। आगे बताए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड, ये तीनों को ऐड करें तो प्रोडक्ट कॉस्ट बनती है। अगर आपको चैप्टर नंबर 0 याद हो तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। फिर इसमें एडमन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कॉस्ट ऐड कर लें नॉन प्रोडक्ट, तो ये नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाती है, नॉन प्रोडक्ट बन जाती है। तो प्रोडक्ट को नॉन प्रोडक्ट को दोनों को ऐड करें, टोटल बिजनेस कॉस्ट बन जाती है। ठीक है जी। और ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट, ये टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। दैट इज दी, ये तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट कॉस्ट होते हैं होता है वर्क इन प्रोसेस में जाएंगे, और वर्क इन प्रोसेस में जाके यहाँ पे क्या होंगे? ये कंप्लीटेड गुड्स बनेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स बनेगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनेंगे। फिर ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, और फिर जब यहाँ से ये सेल होंगे तो फिनिश गुड से यहाँ से सेल होके तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल में चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और यहाँ से जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं ये डेबिट होंगे और इनकम स्टेटमेंट में चले जाके ये वहाँ पे आके इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पे एक्सपेंस बन जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस, ये टोटल हमारे पास बिजनेस कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है,
और इसमें से रेवेन्यू माइनस करके हम सीधा नेट प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। सो दैट इज ए कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। ठीक है, ये सिर्फ लॉजिक समझानी थी, एग्जाम्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जाम में जो बात शुरू होगी वो अब करने लगा हूँ। ये कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन पता चल गया। मटेरियल से लेके चीज़ों को बेचने तक का सफ़र कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन होता है। जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है? जॉब कॉस्टिंग पहले देखते हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग भी होती है। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर का ऑर्डर आ गया, एक फर्नीचर का ऑर्डर आ गया। उस फर्नीचर के ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमने फर्नीचर वाले को कहा भाई कोटेशन दो मुझे कि तुम क्या प्राइस चार्ज करोगे। उसने क्या किया होगा? अपना सारा बजटेड मटेरियल कैलकुलेट किया होगा, बजटेड लेबर कैलकुलेट करी, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट किया होगा, जिसमें उसमें फिर अपना 20% 15% मार्जिन रखा होगा। फिर उसने हमें एक सेलिंग प्राइस कोट की होगी। वो उसने जो सेलिंग प्राइस कोट की है दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए, एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए हम क्या प्राइस कोट कर रहे हैं, क्या खर्चा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। अरे जॉब कॉस्टिंग हमने जब स्टार्ट किया था रेलिवेंट कॉस्टिंग में हमने क्वीन कॉर्पोरेशन वाला एक सवाल किया था। क्वीन कॉर्पोरेशन में जिसमें 70% कैपेसिटी, 10,000 हम पीसी बनाते हैं, 7,000 हम नहीं 6,000 हम बना रहे थे, 4,000 का ऑर्डर आया था। वो ऑर्डर पूरा करें या ना करें, तो हमने जॉब कॉस्टिंग की थी, वो नया जॉब आया था। और इस तरह डिसीजन मेकिंग में जो हम बिड प्राइसिंग का डिसीजन लेते हैं कि विच प्राइस शुड वी कोट, वो जो प्राइसिंग होता है वो जॉब कॉस्टिंग ही होती है कि हमारे पे एक नई जॉब आई है, उस नई जॉब को पूरा करने के लिए क्या खर्चा आएगा और कितना मार्जिन रख के क्या प्राइस कोट करेंगे, दैट इज द जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, अच्छा जी। तो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? कोई स्पेसिफिक जॉब आ गई, स्पेसिफिक बैच आ गया, उसको पूरा करने के लिए क्या मटेरियल, कितना लेबर, कितना वेरिएबल, कितना फिक्स ओवरहेड लगेगा, तो दैट इज द जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का मतलब होता है कि हम बैच वाइज प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नेक्स्ट कोला वाले हैं या पेप्सी कोला वाले हैं, क्या ये एक बोतल बनाते होंगे? नहीं, ये 1000 का, मेरे ख्याल में 50,000 का एक बैच चलाते होंगे, यानी कि वन टाइम में 50,000 बॉटल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो दैट इज द जॉब प्रोडक्शन। ये जो बेकरी में ब्रेड्स बनती हैं, जो ब्रेड लोफ्स बनते हैं, ये ब्रेड लोफ्स क्या एक ब्रेड बनाते होंगे? नहीं, ये पूरे पूरे बैचेस चलाते होंगे, यानी कि 1000 ब्रेड का एक बैच चल रहा है। इस तरह लेबोरेटरी में जो ब्लड सैंपल चलते हैं बैचेस वाइज चलते हैं। ठीक है, ओके। सर्विस कॉस्टिंग, ये मुश्किल नहीं, सर्विस कॉस्टिंग सर्विस सेक्टर के आने वाले खर्चे। तो सर्विस सेक्टर में मटेरियल तो होता नहीं है, सिर्फ लेबर होता है, लेबर के खर्चे होते हैं और वेरिएबल ओवरहेड के और फिक्स ओवरहेड के खर्चे होते हैं। सर्विस सेक्टर में मटेरियल होता ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में डायरेक्टली ज़्यादातर लेबर के और डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड के 3 खर्चे हमारे पास होते हैं। डन। अच्छा, ये दोनों का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ आएंगे डबल एंट्रीज इस वाले चैप्टर में, कॉस्ट फ्लो में और जॉब सर्विस कॉस्टिंग में। ठीक है, हमारे पास सिर्फ डबल जनरल एंट्रीज आएंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज आएंगी। वो अकाउंटिंग एंट्रीज आप लोग को सिखा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा। एंट्रीज करने के 2 तरीके हैं। बुक कीपिंग सिस्टम जो हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। बुक कीपिंग मीन टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसको रिकॉर्ड करना, दैट इज द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करने के लिए हम 2 काम करते हैं, 2 तरह से हम बुक कीपिंग करते हैं। नंबर 1 इंटीग्रेटेड सिस्टम, दूसरा इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है? इंटीग्रेटेड का जैसे वर्ड है इंटीग्रेट है, एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है, अटैच है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। क्या होता है? सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, यानी कि हेड ऑफिस में एक मेन सिस्टम होगा। हेड ऑफिस सारी की सारी ब्रांचेस को, सारी की सारी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को हेड ऑफिस में बैठे हुए सेंट्रलाइजली कैलकुलेट कर रहा होगा। यानी कि फैक्ट्री में जो भी डाटा एंटर करूंगा वो डाटा फैक्ट्री से सीधा सीधा हेड ऑफिस के सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज यानी कि इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो डेफिनेशन क्या? अ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड डेट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट यूजिंग अ कॉमन इनपुट ऑफ डेटा। हम कॉमन इनपुट ऑफ डेटा यूज करेंगे, एक एक्सपेंस की नेचर लिखेंगे, एक्सपेंस को इन करेंगे, और जैसा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड में या इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर जब हम अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल सैप में या ईआरपी में जब हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें इनको कोड देना पड़ता है। एक्सपेंस का कोड होता है, एसेट का कोड होता है, लाइबिलिटीज के कोड्स होते हैं। ठीक है, तो हम वो कोडिंग के साथ उनको फीड करते हैं,
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एक सिंगल डाटा से ऑटोमेटिकली बनती चली जाती है। A system where all information both financial and costing is kept in a single set of book। वो जो सिंगल सेट ऑफ बुक होगी वो हेड ऑफिस की होगी, यानी कि सारा का सारा डाटा सेंट्रलाइज होगा, सारा डाटा हेड ऑफिस में इकट्ठा हो रहा होगा, और हेड ऑफिस क्या करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों वही कर रहा होगा, यानी कि फैक्ट्री में जो भी एंट्रीज करेंगे वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को पहुंच जाएगी और वहां से मेन अकाउंट्स बन रहे होंगे। इज इंटीग्रेटेड अकाउंट, यानी कि एक अकाउंट बनेगा, दैट इज ए सेंट्रलाइज अकाउंट। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरलॉकिंग सिस्टम का मतलब होता है हेड ऑफिस को हम कहते हैं कि भाई तुम अपने अपने हिसाब देखो, तुम फाइनेंशियल देखो, फैक्ट्री वाले अपने कॉस्ट के मामला देखेगी, यानी कि अब दोनों सिस्टम अलग बन रहे हैं, यानी कि हेड ऑफिस अपने खर्चों को अलग देखेगा, फैक्ट्री अपने कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और एफओएच और फिक्स एफओएच खर्चे फैक्ट्री खुद रिकॉर्ड करेगा। इंटरलॉकिंग सिस्टम में दो सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग सेपरेट बनेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेजर्स अलग बनेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेजर हेड ऑफिस बना रहा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के लेजर्स फैक्ट्री में बन रहे होंगे, ये फैक्ट्री में बन रहे होंगे। डन हो गया? तो होप से यू अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड क्या, इंटरलॉकिंग क्या। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग में हम दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें नॉर्मली हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की नेचर में, कि ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है और हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसको ज़रा देखना ज़रा जल्दी से, फिर आगे एंट्रीज की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, ठीक है आगे चलते हैं। इसमें नॉर्मली जो बेसिक लेवल के हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो नॉर्मली ईआरपी यूज़ हो रहा होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, और जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो इसे बेटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सैप यूज़ करती हैं। ठीक है, और इस तरह जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है जिसमें बफर स्टॉक कैलकुलेट हो जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर लेवल सारा, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो सिर्फ इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए नॉर्मली यूज़ की जा रही होती है। ठीक है जी, इंटीग्रेटेड सिस्टम पे आ जाए। इंटीग्रेटेड सिस्टम आपको पता है कंबाइंड होता है, कंबाइंड होता है, और ये आपको ऑलरेडी पहले आता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 एंट्रीज में आपको एग्री करवाता रहूँगा, आपको आती है नहीं आती तो आपने मुझे हाँ या ना करते रहना। सबसे पहले ये मुश्किल बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है। मटेरियल को परचेज करने की एंट्री क्या होती है, मटेरियल डेबिट और पेबल क्रेडिट, कैश है तो कैश क्रेडिट, नहीं कोई मुश्किल बात। जब परचेज रिटर्न कर दिया तो ठीक है, इसी को रिवर्स कर देंगे, ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे, कोई मसला नहीं। इशू टू प्रोडक्शन, आपको पता है मटेरियल किसको इशू होता है, आपको पता है वर्क इन प्रोसेस को इशू होता है। तो मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में जा रहा है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा और मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट मटेरियल तो वर्क इन प्रोसेस में जाएगा, और ये बताया था अगर इनडायरेक्ट मटेरियल तो एफएच कंट्रोल में चला जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। और अगर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन है तो अगर प्रोडक्शन से रिटर्न आ रही है तो ऊपर वाली एंट्री को यहाँ से रिवर्स मार देंगे। सिर्फ 2 एंट्रीज हुई हैं अभी तक। ठीक है, एक मटेरियल को परचेज करने की और मटेरियल को इशू करने की, बाकी रिटर्न वाली तो रिवर्स ही करनी है ना, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। ये मटेरियल से रिलेटेड, ये आपको आती हैं, ये आती हैं, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, ना भी कराऊँ तो आपको सफ़ा दे दूँ क्योंकि सारी आती हैं हमें। तीसरी एंट्री जो मटेरियल की याद करनी है, मटेरियल लॉस इन स्टोर। अगर मटेरियल लॉस हो जाए, अगर तो नॉर्मल लॉस है तो कंट्रोल को डेबिट कर देंगे, लॉस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। और अगर अब नॉर्मल लॉस है तो आपको पता है वो डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि इन्वेंट्री लॉस होगी, इन्वेंट्री का कम होना क्रेडिट होता है, तो इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। ये तीसरी एंट्री आपने ये मटेरियल की याद करनी है। आप कह दो कि हमें नहीं आती, कह दो आपके कहने में क्या जाता है, कह दो नहीं आती, सारी करवाई, कराई कि नहीं करवाई, बताओ जरा शाबाश। लेबर में आ जाए, और लेबर की एंट्री तो वैसे ही याद है, रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल, लेबर को रिकॉर्ड करना,
तो वेजेस डेबिट हो जाएगा, एडवांस एंड सेलिंग डेबिट हो जाएगा, ठीक है नी, एडवांस सेलिंग डेबिट हो जाएगा, ठीक है। एडवांस सेलिंग डेबिट क्यों, कोई एडवांस लिया हो, कोई हमने एडवांस लिया हो तो एडवांस एडजस्ट करवाना है, ये वो है एडवांस एडजस्ट करवाना हो, ठीक है। और पेबल टू एम्प्लॉय क्रेडिट हो जाएगा, विद होल्डिंग टैक्स पेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी जगह अगर कोई प्रोविडेंट फंड आ जाए, प्रोविडेंट फंड आ जाए तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। ये करवाया भाई, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। चार्जिंग ऑफ पेरोल में देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कितने पैसे मिलने हैं। तो चार्जिंग ऑफ पेरोल में ये जो वेजेस डेबिट है, ये वेजेस कंट्रोल जो डेबिट है, ये भाई सब क्रेडिट हो जाएंगे। और डायरेक्ट लेबर होगा तो वर्क इन प्रोसेस में, इनडायरेक्ट है तो एफएच कंट्रोल में। ये दूसरी एंट्री है, ये रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, चार्जिंग ऑफ पेरोल। फिर जिनको रिकॉर्ड किया उनको पैसे भी तो देने हैं, तो इनको पेमेंट दे देनी है, ये पेमेंट आ जाएगी, इनको पेमेंट करने। पहले वाले को क्या किया, चार्ज किया, पहले रिकॉर्ड किया, फिर चार्ज किया, फिर उसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर देंगे, ऊपर वाले एंट्री को रिवर्स मारेंगे। वेजेस कंट्रोल डेबिट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक से पैसे चले गए। जो पेबल डेबिट क्रेडिट था, अब वो पैसे पे कर दिए तो पेबल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टैक्स एक सारा पे कर दिया, सारा वो डेबिट हो जाएगा, डन हो गया। अब ये लेबर की एंट्रीज आती हैं आपको, और एफओएच की 3 एंट्रीज याद है, एक्चुअल की, अप्लाइड की और अंडर ओवर की। आप कह दो कि ये नहीं आती। एक्चुअल खर्चा होता है, एक्चुअल एक्सपेंस होगा, तो एफओएच कंट्रोल डेबिट है, और कैश क्रेडिट समटाइम अगर मोर देन 1 ईयर हो तो क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, और अप्लाइड ओवरहेड आपको पता है वर्क इन प्रोसेस में जाता है, अप्लाइड ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस में जाता है, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफएच कंट्रोल क्रेडिट। अंडर ओवर अप्लाइड, अंडर का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल कम रिकॉर्ड की है तो कॉस्ट ऑफ सेल को और रिकॉर्ड कर देंगे, तो अंडर में क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी। अंडर में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी। ओवर में एक्सपेंस ज़्यादा चार्ज कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल बड़ी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल कम कर देंगे, तो ओवर में कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो जाएगी। ये सारी एंट्रीज करती हैं। फिर आगे गुड से रिलेटेड आ जाए, गुड मैन्युफैक्चर्ड, जब गुड्स बन गई तो फिनिश गुड वर्क इन प्रोसेस से कहाँ जाएंगी, वर्क इन प्रोसेस कहाँ जाएंगी, फिनिश गुड में। पहले वाली तस्वीर चेक करें, जब गुड्स बन जाएंगी तो वर्क इन प्रोसेस से कहाँ जाएंगी, फिनिश गुड में जाएंगी। तो वर्क इन प्रोसेस से जा रही हैं तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड में आ रही हैं तो फिनिश गुड डेबिट। और जब फिनिश गुड से सेल होंगी तो फिनिश गुड क्रेडिट, और जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो डेबिट हो जाएगी हमारी, डन। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, तो फिनिश गुड क्रेडिट तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी। जब फिनिश गुड से आगे कॉस्ट, जब सेल होंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड क्रेडिट। जब वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड में आ जाएगी, फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएंगे। सारी एंट्रीज करवाई हैं आपको। तो जब गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड में चले गए, वर्क इन प्रोसेस ये फिनिश गुड है, तो यहाँ से यहाँ आ गई, तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड डेबिट। और जब सेल करेंगे तो फिनिश गुड के आगे जब सेल करेंगे तो यहाँ से चले गए, और यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और फिनिश गुड इन्वेंटरी क्रेडिट हो जाएगी। और अगर सेल, ये कॉस्ट पे है, और ये सेल प्राइस पे है। और जब सेल करेंगे डेट डेबिट सेल क्रेडिट, और कैश में कैश डेबिट सेल क्रेडिट, ये तो सेल है, ये तो सेल प्राइस है, ये तो सेल है, और उसकी कॉस्ट क्या है, वही है, डन। बस ये एंट्री करना था। ये हमारे पास था इंटीग्रेटेड सिस्टम। जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है इंटरलॉकिंग सेम है। इंटरलॉकिंग में फ़र्क क्या है, आपने सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड को फोकस करना है। फैक्ट्री में मटेरियल होगा, लेबर होगा, वेरिएबल होगा, ओवरहेड होगा, फिक्स ओवरहेड होगा। आपने ये एंट्री करनी है फैक्ट्री में। हर वो एंट्री जो हम फैक्ट्री में रिकॉर्ड नहीं करते वो हेड ऑफिस में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि हेड ऑफिस में कैश रिकॉर्ड होगा, सेल रिकॉर्ड होगी, से रिटर्न होगी, डेप्रिसिएशन होगी, ये सारे हेड ऑफिस के खर्चे हैं। फैक्ट्री में क्या होगा, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड। देन जहाँ पे आ जाए, जिसको इंटीग्रेटेड की एंट्रीज आती है ना, तो इंटीग्रेटेड की एंट्री से ही हम इंटरलॉकिंग एंट्री खुद सोच के बनाएंगे, याद नहीं करेंगे, ये याद नहीं करते, इसको याद करना बुरी बात होती है। जैसा कि अगर मैं मटेरियल परचेज की एंट्री लिखूं, सेपरेट लिखता हूँ यहाँ पे ज़रा। जब मैं मटेरियल परचेज की एंट्री लिखूं तो मेरी एंट्री क्या बनती है, रॉ मटेरियल डेबिट और कैश क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट। ये है हमारे पास इंटीग्रेटेड की एंट्री। बस अब मुझे ये बताएं, इन दोनों में से रॉ मटेरियल पेएबल है, इन दोनों में से हेड ऑफिस का किसका ताल्लुक है, हेड ऑफिस पेएबल रिकॉर्ड करेगा। जब हेड ऑफिस की एंट्री करूंगा तो पेएबल क्रेडिट लिखूंगा, रॉ मटेरियल, हेड ऑफिस का तो रॉ मटेरियल से ताल्लुक नहीं है ना,
तो हेड ऑफिस यहाँ पे क्या लिखेगा, फैक्ट्री लेजर, कि भाई ये कहेगा कि कैश पे किया, पेबल है, किसके अगेंस्ट है, भाई जरा फैक्ट्री का लेजर देख लो, वहां पे पता चल जाएगा कि ये हमने पेबल या कैश पे किया, क्यों पे किया। और जब मैं फैक्ट्री की एंट्री करूंगा, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हमारी ये होगी रॉ मटेरियल डेबिट। अब रॉ मटेरियल तो हमारा फैक्ट्री में होगा ना, अब रॉ मटेरियल हमारा क्या होगा, फैक्ट्री में होगा, तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल डेबिट कर देंगे। अब फैक्ट्री का ताल्लुक ना पेबल से ना कैश में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जर्नल लेजर कर देंगे, जर्नल लेजर। नहीं, कितने बजे, 2 बजे, 2 नहीं, 2:30 बजे लिखा हुआ है, तो 2:30 से ज़्यादा भी बजे नहीं है, तो 2:30 बजे आना, फिर 2:30 बजे होंगे ना, अभी तो 2 भी नहीं बजे। हाँ बस 2 बजे होगी इंशाल्लाह, 2 बजे 2:30 बजे आ जाना इंशाल्लाह, क्लास होगी यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जब मैं हेड ऑफिस की एंट्री करूँगा, तो हेड ऑफिस में मैं रॉ मटेरियल नहीं लिखूंगा। जब मैं हेड ऑफिस की एंट्री करूँगा, जैसे कि देखिए मैंने हेड ऑफिस की एंट्री की, जब मैं हेड ऑफिस की एंट्री लिखूंगा तो मैं ये पेबल से रिकॉर्ड करूंगा, हेड ऑफिस से पेबल और कैश का ताल्लुक हेड ऑफिस से होगा, तो हेड ऑफिस में देखें कैश और पेबल रिकॉर्ड कर लूंगा। अब रॉ मटेरियल डेबिट है, तो मैं डेबिट नहीं करूँगा, मैं लूंगा फैक्ट्री लेजर, जाओ फैक्ट्री का लेजर ओपन करो। और जब मैं फैक्ट्री की किताब बनाऊंगा, फैक्ट्री बुक बनाऊंगा, फैक्ट्री लेजर बनाऊंगा, तो फैक्ट्री वालों में हम रॉ मटेरियल डेबिट करेंगे, कैश नहीं करेंगे, उसके लिखेंगे जाओ जर्नल लेजर ओपन करो, जर्नल लेजर हेड ऑफिस बनाता है। तो मैं क्या करूंगा, फैक्ट्री के लेजर में रॉ मटेरियल डेबिट कर दूंगा और साथ में लिख दूंगा जर्नल लेजर, ठीक है। और अगर आप इनको कंबाइन करें, चेक करें, ये फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर से कैंसिल हो गया, तो ये क्या लिखा हुआ, रॉ मटेरियल डेबिट पेबल क्रेडिट, बस यही एंट्री लिखनी है, यही एंट्री लिखनी है आपने, इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो हेड ऑफिस वाला क्या करेगा, फैक्ट्री के खर्चों को फैक्ट्री लेजर के साथ मेंशन करेगा, और फैक्ट्री वाला क्या करेगा, कैश हेड ऑफिस के खर्चों को जनरल लेजर के साथ मेंशन करेगा। डन हो क्या। एक और देखते हैं, इशू टू प्रोडक्शन। जब इशू टू प्रोडक्शन की एंट्री करते हैं, तो इशू टू प्रोडक्शन की एंट्री क्या करते हैं, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच कंट्रोल डेबिट इनडायरेक्ट मटेरियल के साथ, और रॉ मटेरियल क्रेडिट। चेक करें, तीनों का ताल्लुक फैक्ट्री के साथ है। वर्क इन प्रोसेस भी फैक्ट्री में है, दूसरा कमरा प्रोडक्शन वाला, एफओएच कंट्रोल भी फैक्ट्री में है, इन्वेंट्री फैक्ट्री में है। इसका मतलब ये जो एंट्री है, ये हेड ऑफिस वाला तो रिकॉर्ड करते नहीं। तो देखें हेड ऑफिस में यहाँ पे क्या आया, हेड ऑफिस में यहाँ पे क्या आया, कुछ भी नहीं आया, कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। देखें हेड ऑफिस खाली है यहाँ, बात समझे। लास्ट एंट्री मटेरियल की, बाकी इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे, इतने समझदार तो हैं, बड़े हो गए अब तो, सारी कॉस्ट अकाउंटिंग कर ली है, अभी भी समझ ना आए तो फिर क्वेश्चन मार्क किए फिर तो। मटेरियल लॉस इन स्टोर, मटेरियल लॉस इन स्टोर की देखें एंट्री क्या हुई, मटेरियल लॉस इन स्टोर की एंट्री क्या होती है, कंबाइन एंट्री क्या होती है, एफओएच डेबिट अगर नॉर्मल लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अगर एबी लॉस है, और रॉ मटेरियल क्रेडिट, ये एंट्री होती है। अब जब मैं हेड ऑफिस में रिकॉर्ड करूंगा ना, हेड ऑफिस क्या करेगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करेगा, रॉ मटेरियल और एफओएच दोनों को रिकॉर्ड नहीं करने वाला, दोनों को रिकॉर्ड नहीं करना। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, यहां से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेगा और कहेगा जाओ फैक्ट्री लेजर देख लो जाके, क्रेडिट फैक्ट्री लेजर को करेगा। और जब मैं फैक्ट्री की एंट्री करूंगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं करूंगा, यहाँ पे जनरल लेजर डेबिट करूंगा, बस ये करना है। यानी कि एफओएच एज इट इज रहेगा, रॉ मटेरियल एज इट इज रहेगा। देखो एफओएच एज इट इज है, रॉ मटेरियल एज इट इज है, बस प्रॉफिट एंड लॉस की जगह चेक करें, ये प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हमने जनरल लेजर लिख दिया। और जब हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस रॉ मटेरियल की जगह फैक्ट्री लेजर लिख देगा, बस सिंपल एज दैट, ये करना, ठीक है। इसी तरह से सारी एंट्रीज को आप खुद ब खुद यहाँ से लेबर की वही इंटीग्रेटेड ही है। अगर यहाँ से मैं बैलेंसिंग कैलकुलेट करूँ, कटिंग शटिंग करूँ, तो वही इंटीग्रेटेड। जैसे कि देखें, अगर मैं यहाँ से इसको उड़ा दूँ, यहाँ से इसको उड़ा दूँ, तो एंट्री इंटीग्रेटेड क्या बनती है, वेजेस कंट्रोल डेबिट, एडमिन सेलिंग डेबिट, और दोनों क्रेडिट। देखिए इंटीग्रेटेड बन गई, इंटीग्रेटेड ही है, ठीक है। बस इंटरलॉकिंग में क्या होता है, हेड ऑफिस अपनी रिकॉर्डिंग में फैक्ट्री को फैक्ट्री लेजर कहता है, और फैक्ट्री वाले अपने खर्चे में हेड ऑफिस वाली एंट्रीज को जनरल लेजर कहता है, बस। बाकी ऑल रिमेन सेम, यानी कि इंटरलॉकिंग इज नथिंग बट अ सेपरेट रिकॉर्डिंग ऑफ इंटीग्रेटेड एंट्रीज, ठीक है। तो कोई मुश्किल चीज नहीं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज डन। सो इन द टुमारो विल बी द लास्ट क्लास, उसमें इंशाल्लाह हमने 3 पास पेपर्स करने हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम 3 पास पेपर कल कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा,
इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।